नमस्कार। कक्षा 11 के बही खाता अकाउंट्स के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं तलपट बनाते की विधियों में पहली विधि तलपट बनाना सभी खातों की ऋणी व धनी पक्षों के योग द्वारा। तो इसमें इस तरह से कॉलम बना लिए जाते हैं। सबसे पहला जून 30 जून को तलपट, खातों के नाम, फिर लेजर फोलियो नंबर, योग ऋणी योग धनी। इस तरह से सभी खातों को यहाँ निकलेंगे। जिनके जो खाते हमारे यहाँ खुले हुए हैं वो सारे खाते लिखेंगे यहाँ। रोकड़ खाता, पूंजी खाता, रईतिया खाता, क्रय खाता, ये सारे खाते जिनमें भी जो हमारे खाते खुले हुए हैं उन सभी खातों को यहाँ नाम लिख लेंगे यहाँ सभी का। इसके बाद जिसका जो रोकड़ खाते में ऋणी पक्ष का टोटल है उसको यहाँ लिख दिया ऋणी पक्ष में, और जो धनी पक्ष का टोटल है उसको धनी पक्ष में लिख दिया। इसी तरह कैपिटल अकाउंट में ऋणी पक्ष में टोटल, धनी पक्ष में टोटल। इस तरह से ये सारे तरह से टोटल से लिख लेंगे। योग ऋणी व धनी, जिस खाते का केवल ऋणी शोष हो, ऋणी योग हो, यहाँ पे ध्यान रखना है जो जिन खाते में एंट्री होगी उनमें ही जिन पक्षों में एंट्रियाँ होंगी यहाँ पर शेष नहीं निकालेंगे। यानी कि शेष निकालने से पहले की विधि है। इसमें क्या करेंगे, दोनों खातों का शेष निकालने से पहले योग करेंगे और किसी भी खाते का शेष नहीं निकालेंगे। ये उस विधि के द्वारा निकाला जाता है। ये वाला तलपट उस तरह से बनाया जाता है। यानी कि जो सारी एंट्री करने के बाद दोनों पक्षों का योग करेंगे लेकिन शेष नहीं निकालेंगे और उन दोनों पक्षों को टोटल यहाँ पर लिख देंगे। जिस खाते का जो इस पक्ष में टोटल आ रहा होगा वो यहाँ लिख देंगे। अगर वो ऋणी पक्ष में टोटल आ रहा है केवल तो ऋणी पक्ष में लिखेंगे, और अगर धनी पक्ष में आ रहा है तो धनी पक्ष में योग लिखेंगे, और दोनों में उसका योग आ रहा है यानी ऋणी पक्ष में भी आ रहा है धनी पक्ष में भी आ रहा है तो दोनों योग। जैसे कि यहाँ पर हमने रोकड़ खाते में लिखा है ऋणी पक्ष का योग यहाँ लिखा, धनी पक्ष का योग यहाँ लिखा है। इस तरह से ये तलपट बनाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे तो और लास्ट में जाके इसका कुल योग कर लेंगे। ये बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो ये तलपट में यानी कहीं हमने अशुद्धि कर दी है। दूसरी प्रकार देखते हैं। ऋणों दूसरी प्रकार ये है खातों के ऋणी तथा धनी शेषों द्वारा तलपट निकालना। इस पद्धति में क्या करना है, सभी खातों के शेष निकालने हैं। यानी कि जिस खाते में जहाँ पर वो शेष निकल रहा है उन शेषों का प्रयोग इस विधि में करना है। जैसे कि रोकड़ खाते में मान लो इसी अकाउंट में लिखते हैं, रोकड़ खाते में ऋणी शेष निकला 2000 रुपये का, तो ऋणी शेष में इसकी वैल्यू लिख दी 2000 रुपये। इसी तरह पूंजी खाते में शेष निकला धनी में तो धनी शेष में लिख दिया। रईतिया खाते का लिखा तो रईतिया खाते में डेबिट शेष निकला तो डेबिट शेष। क्रय खाते के डेबिट शेष निकला क्रेडिट डेबिट शेष। फर्नीचर खाते का डेबिट शेष निकला वो भी यहाँ पर लिख दिया। विक्रय खाते का धनी शेष निकलेगा यहाँ पर लिख दिया। विक्रय वापसी खाते का जो ऋणी पक्ष का शेष निकला वो यहाँ ऋणी पक्ष में। आहरण खाते का ऋणी पक्ष में। इसी तरह भोजन का गौतम का जो खाता है उसका ऋणी पक्ष में निकल रहा है। तो जहाँ पर यहाँ क्या करना है, खातों के योग करने हैं और फिर उसमें जिस पक्ष का योग कम है उस तरफ बैलेंस निकालते हुए अगली डेट में विपरीत पक्ष में वो ले जाएंगे। और जो विपरीत पक्ष में मतलब अगले महीने की तारीख में या अगले जिस अवधि मैंने निश्चित कर रखी है उसमें उसको बंद करेंगे और जितनी राशि का शेष निकल रहा हो उसके विपरीत पक्ष में जाएंगे मतलब अगली तारीख जो आरंभ की तारीख होगी उस तारीख में अगले पक्ष में जाके जो शेष आ रहा होगा
वो पक्ष उस पक्ष को उस पक्ष में यहाँ लिखेंगे। अगर वो ऋणी पक्ष में आ रहा है तो ऋणी पक्ष में, धनी पक्ष में आ रहा है तो धनी पक्ष में। अब बात करते हैं तीसरी विधि, यानी कि इस विधि में क्या है, ये दोनों प्रकार की विधि है, खातों के ऋणी व धनी पक्ष के योग तथा शेष विधि द्वारा तलपट, यानी कि दोनों की खातों के योग भी निकालना है और उसका फिर अगर उसका शेष धनी में ऋणी में आ रहा है तो ऋणी में, धनी में आ रहा है तो धनी में, यानी कि उन खातों का पहले योग निकालेंगे, फिर उसके बाद जो जिस पक्ष में शेष आ रहा होगा उस पक्ष में लिख देंगे। तो इस तरह से किस तरह से बनेगा इसका, ये सब देखिए। यहाँ खातों का नाम नेम ऑफ अकाउंट्स, फिर खाता प्रश्न संख्या, इसके बाद योग, और एक तरफ एक बनाएंगे शेष, एक कॉलम बनेगा शेष का, एक बनेगा योग का, और योग में भी दो कॉलम बना लेंगे, एक ऋणी का और एक धनी का। इसी तरह शेष में बना लेंगे एक ऋणी का और एक धनी का। अब देखिए जैसे कि यहाँ रोकड़ खाता देखते हैं, रोकड़ खाते में 15,000 रुपये ऋणी के थे और 13,200 धनी पक्ष में थे, योग था ये। अब के यानी कि उसका कौन सा बड़ा है, तो देखिए इसमें ऋणी पक्ष का टोटल बड़ा है, तो इसका मतलब ये ऋणी पक्ष में शेष निकल के आएगा। तो ऋणी पक्ष में यहाँ शेष लिख दिया 2,060 रुपये। 15,850 में से 13,790 में घटाएंगे तो यहाँ निकल के आएगा 2,060, क्योंकि यहाँ का ऋणी का योग बड़ा है तो इसलिए शेष भी ऋणी में ही निकलेगा। इसी प्रकार आगे देखिए पूंजी खाते का। अब पूंजी खाते का योग था क्रेडिट की तरफ, इसका मतलब शेष भी इसका किस तरफ निकलेगा, धनी पक्ष की तरफ, ऋणी पक्ष की तरफ निकलेगा, तो इसका शेष भी हमने ऋणी पक्ष में दिखा दिया। अब देखिए रहितिया खाता, रहितिया खाते का योग 4,000 की तरह का है डेबिट पक्ष का, तो डेबिट पक्ष का योग है तो डेबिट पक्ष का ही शेष निकलेगा। इस तरह से अब एक और देखते हैं क्रय खाता, 9,700 रुपये और 830 रुपये धनी के हैं, तो इसका मतलब 9,700 में से 830 घटा देंगे तो 8,830 रुपये का बैलेंस निकलेगा, किसमें, ऋणी पक्ष में, क्योंकि यहाँ ऋणी का योग ज़्यादा था। इसी तरह से ये सारे निकालेंगे तो इसमें दोनों तरफ के टोटल योग मिलेंगे। ध्यान रखना है योग का टोटल कुछ और आएगा, यहाँ पर 48,710, और धनी पक्ष और शेष का टोटल तलपट का योग और आएगा, दूसरा आएगा, यानी कि दोनों का पक्षों का धनी का शेष का टोटल एक सा होगा और योग पक्षों का भी टोटल धनी और ऋणी का एक सा होगा। ये देखिए 48,610 आ रहा है, इसमें भी 48,610 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर शेषों में शेष विधि के आधार पर ये 26,640 रुपये निकल रहा है, तो इस तरह से शेष का निकालेंगे। ये हो गया शेष और योग विधि द्वारा तलपट बनाना। ये 3 विधियाँ मुख्य विधियाँ हैं, इन्हीं को आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं 3 विधियों को हमें यूज करना है। अब बात करते हैं तलपट से प्रकट ना होने वाली अशुद्धियाँ, यानी कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो तलपट से प्रकट नहीं हो सकती हैं, यानी कि तलपट बना के हम ज्ञात कर सकते हैं उन अशुद्धि को। निम्नलिखित अशुद्धियाँ वे अशुद्धियाँ जो तलपट के द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग ना मिले तो इनकी जांच करने पर अशुद्धि प्रकट हो सकती है, अशुद्धि की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। योग संबंधी अशुद्धि यानी कि टोटल करने में कोई अशुद्धि हो, किसी खाते का लिखने में छूट जाना, नहीं कि यानी कि दोनों पक्षों, जैसे किसी एंट्री के 2 पक्ष होंगे, एक खाता ऋणी हो रहा होगा एक धनी हो रहा होगा, आपने ऋणी वाला का तो ऋणी वाले में तो वो रकम पहुंचा दी, लेकिन धनी पक्ष वाले खाते में उस खाते में वो रकम नहीं पहुंचाई, तो ऐसी में अशुद्धि या शुद्धि हो जाएगी, तलपट नहीं मिलेगा। अंकों का उलटफेर, आपने लिखने थे 51 रुपये, लिख दिए 15 रुपये, इस तरह की अगर अशुद्धि है तो भी वो नहीं मिलेगा तलपट। खातों के शेष निकालने, अगर आपने खातों के शेष जो निकाले हैं अगर उनमें भी गलती आई है निश्चित तौर पर तब भी तलपट नहीं मिलेगा। शेष को गलत पक्ष में लिखना, आपने मान लीजिए निकल रहा है शेष उसका धनी पक्ष में, आना चाहिए था वो ऋणी पक्ष में, जब आगे आएगा तो कहाँ लिखेंगे, ऋणी पक्ष में, लेकिन आपने धनी पक्ष में ही लिख दिया, तो ये भी इस तरह से भी तलपट आपका नहीं मिलेगा। तलपट में अशुद्ध प्रविष्टि, आपने मान ली ऋणी पक्ष का शेष निकल रहा था, तलपट में आपने उसे धनी पक्ष में दिखा दिया शेष को, तो इस तरह से भी तलपट नहीं मिलेगा।
विपरीत पक्ष में खतौनी करना, आपको करनी थी ऋणी, आपने जो खाता हो रहा था ऋणी और आपने उसके ऋणी उस खाते के ऋणी पक्ष में ही उस खतौनी कर दी, तो तब भी तलपट आपको नहीं प्राप्त मिलेगा। केवल एक खाते में प्रविष्टि की जाए, ये भी आप योग को अगले पृष्ठ पर ले जाते समय कोई अच्छी, जैसे मान लो आप योग था उसमें 5,000 का और अगले पृष्ठ पर ले गए तो आपने बल्कि 10,000 का, तो ऐसी स्थिति में भी तलपट नहीं मिलेगा। रोकड़ बही का शेष अगर आपने रोकड़ बही ना रखी है और उसका शेष तलपट में नहीं लिखा है तो भी आपका तलपट नहीं मिलेगा। सहायक बही का जोड़ अगर सहायक जैसे आपने क्रय बही विक्रय बही बना रखी हैं उनका अगर नहीं लिख रखा है बेश शेष बैलेंस, तो आप निश्चित तौर पर वहाँ पर उसका योग नहीं लिख रखा है तो भी आपका तलपट नहीं मिलेगा। दोहरी खतौनी हो जाना, मान लो एक ही खाते के दो बार एंट्री हो, एक ही एंट्री की 2 बार खतौनी हो जाना, ये भी अगर ऐसे भी आपने कर रखा है तो निश्चित तौर पर तलपट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं तलपट से ज्ञात ना होने वाली अशुद्धियाँ। ऐसी कुछ अशुद्धियाँ ऐसी हैं जो तलपट से आप तलपट के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते, यानी तलपट के द्वारा भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। निम्नलिखित अशुद्धियाँ तलपट द्वारा भी ज्ञात नहीं हो सकती, इसलिए तलपट को शुद्धता का अंतिम परिणाम नहीं कहा जाता। इसको हम तलपट की सीमाएं भी कह सकते हैं, यानी कि ये तलपट की सीमाएं भी कहलाती हैं। इसका तलपट सीमा से मतलब है यहाँ पर तलपट आपका नहीं मिलेगा, चाहे आपने सारी शुद्धियाँ करी हों, सभी चीज़ की बात की शुद्ध किया हो, लेकिन फिर भी आपका तलपट नहीं मिलेगा। कौन कौन सी भूल चूक की अशुद्धियाँ? भूल चूक की अशुद्धियों से मतलब है जब कोई लेन देन को आपने बिल्कुल ही ना लिखा जाए, कोई लेन देन लिखने से ही छूट जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको तलपट में मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वास्तव में वो त्रुटि है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 9,000 रुपये प्राप्त किए और उसे रोजनामचे में लिखा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसकी ना तो रोकड़ बही में एंट्री होगी, ना ही जिस व्यक्ति से वो उससे पैसे लिए उसके खाते में एंट्री होगी। तो ऐसी स्थिति में आपका तलपट तो मिल जाएगा, लेकिन वो वास्तव में वो व्यक्ति से आप पैसा थोड़ी मांग सकते हो दोबारा से। ये कहलाती है भूल चूक की अशुद्धियाँ। हिसाब की अशुद्धियाँ, हिसाब की अशुद्धियों से मतलब है गलत राशि से लिख जाना, खतौनी हो जाना। जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति ने 2,500 का माल बेचा, किंतु आपने उसकी जनरल में एंट्री 250 रुपये से ही की, तो ऐसी स्थिति में 250 ही ऋणी हो जाएंगे और 250 ही धनी हो जाएंगे। तो आप निश्चित तौर से उस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति नहीं बताएगा तो निश्चित तौर से आप, क्योंकि वो तो 2,500 का माल मान लो उसको आप बेचा आपने और आपने केवल 250 की एंट्री करी, तो ऐसी स्थिति में वो जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा वो आपको बताने से रहा कि मैंने तो 2,500 का माल खरीदा था, तो ऐसी स्थिति में भी तलपट आपका मिल जाएगा, लेकिन आपकी हिसाब के कारण वो अशुद्धि रह जाएगी। सैद्धांतिक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि से मतलब है ये अशुद्धियाँ हैं जो लेखांकन के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं किए जाने के कारण होती है। जैसे पूंजीगत व्यय है या आयगत व्यय है, पूंजीगत व्यय को आयगत में मानना या आयगत व्यय को पूंजीगत में मानना। मतलब जैसे एक उदाहरण लेकर चलें, 8,000 रुपये भवन की मरम्मत पर किए गए, इसका लेखा मरम्मत खाते के स्थान पर भवन खाते में कर दिया जाए। या 9,500 रुपये की अलमारी खरीदी और इसका लेखा अलमारी खाते में करने के स्थान पर क्रय खाते में कर दिया जाए। तो इस प्रकार की स्थिति में आप खाते अशुद्ध हो गए, क्योंकि ये अलमारी एक आपकी संपत्ति है, आपको क्रय खाते नहीं है, क्योंकि वो आपने जिस माल का आप लेन देन करते हो उस माल को थोड़ी खरीदा आपने। ऐसी स्थिति में ये तलपट से आपका तलपट मिल जाएगा, लेकिन ये अशुद्धि रह गई है, इसको कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। इसी तरह 8,000 का भवन की मरम्मत पर की है और आपने मरम्मत के खाते के होनी थी, मरम्मत खाते में आपने कर दिया भवन खाते में, तो भवन खाता तो बढ़ जाएगा, भवन का मूल बढ़ गया 8,000 रुपये से, लेकिन वास्तव में तो भवन की मूल कहाँ बढ़ा, भवन की मरम्मत पर और खर्च हुए वो तो पैसा। ऐसी स्थिति में आपका पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन वो मरम्मत आपका तलपट मिल जाएगा, लेकिन आपकी अशुद्धि बनी रहेगी। इसी तरह खतौनी की अशुद्धियाँ, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, दोहरी प्रविष्टि की अशुद्धियाँ, गणना संबंधी अशुद्धियाँ, ये सारी अशुद्धियाँ हैं। इसी तरह क्षतिपूर्व अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं? जैसे मान लो किसी एक खाते को उदाहरण के लिए कमल के खाते में, ऋणी खाते में 750 कम लिखे गए, आप मान लो 750 रुपये लिखे ही नहीं गए। ऐसी स्थिति में दोनों ही खातों में अगर वो 750 रुपये नहीं लिखे जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये क्षतिपूरक, इस तरह की अशुद्धियाँ कहलाती हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। तो आपका तलपट मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में वो क्षतिपूरक है। खतौनी की अशुद्धियाँ, मान लीजिए सतपाल से 6,000 रुपये मिले, सतपाल के जगह स्थान पर हमने नरेश के खाते में क्रेडिट कर दिया इस पैसे को, तो ऐसी स्थिति में नरेश तो खुश हो जाएगा, लेकिन आपका तलपट भी मिल जाएगा,
लेकिन सतपाल जिसके खाते में जमा होने थे उसके खाते में जमा नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर ये आप बाद में पता लगेगा। जैसे आपका लेकिन आपका तलपट या सही बताएगा, तलपट मिलने पे आपका शायद अशुद्धि सही को कहेगा सही है आपका, ठीक है। इसी तरह धौरी प्रविष्टि की अशुद्धि, गणना यानी आपने किसी घटाने या छूट देने में कोई कटौती में गलती की है तो वो अशुद्धि भी आपको यहाँ से तलपट नहीं बताया, क्योंकि आपने उसी राशि से दोनों जगह दोनों खातों में एंट्री कर दी होगी। अगर दोनों खातों में अलग अलग एंट्री होगी तभी ये अशुद्धि पकड़ी जा सकती है, अन्यथा नहीं पकड़ी जा सकती। कपटपूर्ण अशुद्धि, कपटपूर्ण से जो जानबूझकर किसी उद्देश्य से की जाएगी वो अशुद्धि तो पकड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वो उसी हिसाब से लेखा ही उसी हिसाब से किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो वाली अशुद्धियाँ नहीं पकड़ी जा सकती, ये कहलाती हैं तलपट की अशुद्धियाँ। आज का ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।